क्या आपको मालूम है कि मार्वल की एक ऐसी मूवी भी है जिसे मार्वल स्टूडियोज ने नहीं बल्कि डिज्नी ने बनाया है, जो अपने इमोशनल और सुपर हीरोइक एंगल्स के साथ डिज्नी की एक बहुत ही यूनिक आईपी थी, जिसका एक अलग ही कल्ट फैन बेस है। लेकिन आखिर ये मूवी डिज्नी ने क्यों बनाई? क्या बेमैक्स जैसी कोई सचमुच टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है? क्या रीजन था इस मूवी के अंदर टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को के कॉम्बिनेशन को दिखाने का? आखिर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं मार्वल कॉमिक्स की जिसे इस मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया? और आखिर ये अपनी मार्वल की सोर्स मटेरियल से कितने डिफरेंट है? ऐसे ही बहुत कुछ चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो बिग हीरो 6 डिज्नी के अंदर काफी ज्यादा हिट हुई थी, लेकिन एक्चुअली बिग हीरो 6 डिज्नी की कभी थी ही नहीं। एंड सरप्राइजिंगली इसकी शुरुआत मार्वल के अंदर हुई थी। साल 2009 में ही डिज्नी के मार्वल को खरीदने के बाद उस समय के डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने मार्वल के कुछ प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करने की इच्छा जताई थी, जो मार्वल के अंदर बेसिकली अंडरडॉग कैरेक्टर्स की कहानी हो और उन पर ज्यादा लोगों का ध्यान न गया हो, ताकि डिज्नी इसे अपने ढंग से क्रिएट कर पाए। और मार्वल के डेटाबेस को छानने के दौरान डायरेक्टर डॉन हॉल को बिग हीरो 6 नाम का मार्वल के अंदर बना हुआ कॉमिक बुक देखने को मिला, जिसे उन्होंने डिज्नी के जॉन लेसेटर को दिखाया, जिन्हें एक कैरेक्टर और उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया। कॉमिक बुक में ओरिजिनली बिग हीरो 6 की शुरुआत 1998 में सनफायर एंड बिग हीरो 6 के इशू नंबर 1 में देखने को मिली, जहां पर इसे स्टीवन टी सीगल और डंकन रोलियो ने क्रिएट किया था। मूवी को जिस प्रकार से अपने आप में एक स्टैंडअलोन कहानी की तरह दिखाया गया था, कॉमिक बुक में एक्चुअली मार्वल के यूनिवर्स का हिस्सा होने की वजह से बहुत सारे मार्वल के कैरेक्टर्स और इवेंट्स को भी इस कॉमिक बुक के अंदर एड्रेस किया गया था। इस कैरेक्टर का मार्वल का हिस्सा होने की वजह से ही यहाँ पर हमें स्टैन ली देखने को मिले, जहाँ पर उन्हें एक पॉसिबल सुपर हीरो के रूप में हिंट किया जा रहा था, जो बेसिकली उनके मार्वल के अंदर काम और उनके क्रिएशंस का होमाज था। खैर, अगर यहाँ पर बिग हीरो 6 को क्रिएट करने की इंस्पिरेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर मूवीज और पॉप कल्चर के अंदर मौजूद कई सारे रोबोट्स का इंस्पिरेशन लिया गया था, जैसे कि C-3PO, वॉली, टर्मिनेटर, साथ ही साथ हयाओ मियाजाकी की स्पिरिटेड अवे और द विंड राइजेस के कई सारे कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन लिया गया था। खैर, अगर रियल लाइफ साइंस की बात की जाए, तो बेमैक्स को एक इन्फ्लेटेबल रोबोट की तरह दिखाया गया था, जो बेसिकली कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रोबोटिक इंस्टीट्यूट के एक डार्पा फंडेड प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड था, जिसमें वन ऑफ द रिसर्चर्स क्रिस एटकिंसन ने एक सॉफ्ट रोबोटिक नाम की एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया था, जिसमें इन्फ्लेटेबल वाइनल का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर इसे भी फ्यूचर में मेडिकल यूज के लिए ही क्रिएट किया जा रहा था। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बिग हीरो 6 में तदाशी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया गया। इस मूवी के अंदर जापानीज और अमेरिकन कल्चर का मर्जर दिखाया गया, जहां पर हीरो जिस शहर में रहता है वो बेसिकली सैन फ्रान टोक्यो के नाम से जाना जाता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल रीजनिंग है इस मूवी की इन सिनेमैटिक हिस्ट्री की, जिसमें वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द मूवी स्कॉट वातानाबे ने इस बात को कंफर्म किया था कि इस मूवी यूनिवर्स के अंदर 1906 में जो सैन फ्रांसिस्को का अर्थक्वेक आया था, उसमें कई सारे जापानीज इमिग्रेंट्स ने जापानीज टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे शहर को रीबिल्ड करने में हेल्प की थी, जिसके कारण इस पूरे शहर के अंदर अमेरिकन और जापानीज कल्चर आपस में काफी अच्छे से इंटरलिंक्ड हुए, जिसके कारण इसे सैन फ्रान टोक्यो बुलाया गया। वैसे इस चीज को करना काफी क्रिएटिव था डिज्नी के लिए, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर बिग हीरो 6 की कहानी स्ट्रिक्टली जापानीज होती है और क्रिएटर्स ने अमेरिकन टच देने के लिए इस तरह के प्लॉट डिवाइस को इन्वेंट किया। खैर, अगर बात की जाए सिटी को डिजिटली क्रिएट करने की, तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे शहर को क्रिएट करने में 83,000 बिल्डिंग्स और 1 लाख व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर 15 मेन कैरेक्टर्स के अलावा 701 यूनिक कैरेक्टर्स को डिजाइन किया गया था, जिनमें 1300 एनिमेशंस, साइकिल्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें कई सारे रेगुलर एक्शंस जैसे कि सिटिंग, टॉकिंग, टेक्सटिंग, कैरिंग शॉपिंग बैग्स और वॉकिंग तक को इंक्लूड किया गया था, जो सुनने में भले ही बहुत ही आसान लगता हो, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टास्क था, जिसमें शुरुआत से ही लगभग 90 एनिमेटर्स की जरूरत पड़ी थी और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 साल तक का वक्त लग गया। साथ ही साथ यहाँ पर डेनिजन नाम का एक सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किया गया,
जिसकी मदद से ही 700 कैरेक्टर्स को क्रिएट और पॉपुलेट किया गया था और एक बॉन्साई सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किया गया था जिसकी मदद से 2.5 लाख पेड़ों को इस डिजिटल वर्ल्ड के लिए क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ बेमैक्स और उसकी ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस को रेंडर करने के लिए हाइपेरियन नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, पिक्सार के ट्रेडिशनल रेंडरमैन के बजाय। खैर, डिज्नी के एनिमेशन नर्डअप की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली जब हीरो कैलाहैन से मिलता है तब वो कैलाहैन कैटमल स्प्लाइन की बात करता है। वेल, इन रियलिटी कैटमल रॉम स्प्लाइन एक्चुअली एनिमेशन का एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो डिज्नी के मॉडलिंग और एनिमेशन के अंदर बहुत काम आता है और ये बेसिकली पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स के स्मूथ कनेक्शन में काम आता है। और इसमें कैटमल नाम एड कैटमल से लिया गया था जो बेसिकली पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस टेक्निक और एल्गोरिदम को क्रिएट करने में हेल्प की थी। बात करें अगर डिफरेंसेस की तो मूवी और ओरिजिनल कॉमिक के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जहां पर सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इस मूवी के लिए कैरेक्टर टडाशी यानी हीरो का बड़ा भाई एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर उसके जाने के बाद हीरो को एक सुपर हीरो बनने की इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है और यहाँ पर बेमैक्स को एक्चुअली हीरो खुद ही क्रिएट करता है। वहीं पर बेमैक्स भी कोई सॉफ्ट कडली क्यूट सा रोबोट नहीं होता है, बल्कि वो एक शेप शिफ्टिंग रोबोट होता है जिसे हीरो ने क्रिएट किया होता है। साथ ही साथ हीरो जैसा कि मूवी के अंदर अपने सुपर हीरो ग्रुप को खुद क्रिएट करता है, कॉमिक बुक के अंदर जापानीज गवर्नमेंट उसके पोटेंशियल और टैलेंट को देखते हुए उसे उसका खुद का सुपर हीरो ग्रुप असाइन करती है। साथ ही साथ बेमैक्स का अपीयरेंस भी काफी ज्यादा अजीब और वियर्ड था, जहां पर कॉमिक बुक के अंदर वो एक ग्रीन इंसेक्ट लाइक क्रीचर की तरह था और वो एक्चुअली कई सारे आर्मर्स को कॉमिक बुक के अंदर पहनता है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉमिक बुक की कहानी का मार्वल के साथ एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन था। यही रीजन है कि कॉमिक बुक के अंदर कई सारे जापानीज कैरेक्टर्स एक्चुअली अपीयर होते हैं जो मार्वल कॉमिक के अंदर हमें देखने को मिले थे, जैसे कि सिल्वर समुराई और सनफायर जो बेसिकली एक्स-मैन का हिस्सा थे। लेकिन एक्चुअली डिज्नी के इसे सेपरेट क्रिएट करने की वजह से उन्हें इस मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा बिग हीरो 6 खाली मूवीज तक ही सीमित नहीं था और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी ऑलरेडी कॉमिक बुक रिलीज हो चुकी थी। इस मूवी का अपना खुद का स्पिन ऑफ मांगा भी लॉन्च किया गया जिसका टाइटल था बेमैक्स, जिसे हारुकी यूएनो ने क्रिएट किया था, जो बेसिकली मूवी का एक प्रोलॉग चैप्टर था। इसके अलावा IDW इसका खुद का कॉमिक बुक भी रिलीज कर चुकी है, जहां पर ये पहली बार था जब मार्वल के किसी IP को IDW ने रिलीज किया हो। इसके अलावा कॉमिक बुक से भी हटकर इसके गेम्स को भी रिलीज किया गया था जो Nintendo 3DS और Nintendo DS पर भी रिलीज किया गया था। साथ ही साथ डिज्नी इन्फिनिटी 2.0 में भी इस मूवी के कैरेक्टर्स प्लेबल कैरेक्टर्स थे। एंड ऑफ कोर्स इसका बिग हीरो 6 बॉट फाइट मोबाइल गेम भी 2014 में रिलीज किया गया था। और तो और टोक्यो डिज्नीलैंड और डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर्स के अंदर भी बेमैक्स और सैन फ्रांसिस्को की कई सारी चीजों को यहाँ पर शोकेस किया गया। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो इस मूवी ने एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में $222 मिलियन कमाए थे और बाकी दुनिया में इसने $435.3 मिलियन कमाए थे, जो इसका टोटल ऑलमोस्ट $660 मिलियन के आसपास लेकर आती है। और ये 2014 की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बनी थी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मेलेफिसेंट और कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर के बाद ये डिज्नी की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी थी। ये मूवी खाली फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बल्कि इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिली थी, जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट इसे एकेडमी अवार्ड की बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड मिला था। लेकिन क्या फ्यूचर में हमें इसका कोई सीक्वल देखने को मिल सकता है? वेल, बिग हीरो 6 की कहानी पहली मूवी के बाद खाली रुकी नहीं रही थी, बल्कि इसे आगे बढ़ाया गया टेलीविजन सीरीज के थ्रू, जहां पर मार्च 2016 में बिग हीरो 6 का अपना खुद का बिग हीरो 6 द सीरीज लॉन्च किया गया, जिसे डिज्नी और डिज्नी XD पर दिखाया गया। इसके अलावा साल 2020 में डिज्नी प्लस पर बेमैक्स नाम की एक मिनी सीरीज को भी लॉन्च किया गया, जहां पर उसे सैन फ्रांसिस्को में एक नर्स के रूप में दिखाया गया था। बट फिलहाल किसी मूवी की प्लानिंग अब तक नहीं हो पाई है, जहां पर डिज्नी को अब तक कुछ सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं मिला है इसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, और अभी तक बस ये सीरीज के रूप में ही आगे बढ़ रही है।
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको बिग हीरो 6 के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।